हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है? गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरविंद, अनुज, केटीएम, मनी कुमार, श्रुति, अरशद, अंकिता, सचिन, रेक्ल्यूज, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अगर पहले तो ऑडियो वीडियो बता दो। कल हम लोगों ने वर्ब चैप्टर शुरू किया था। ओके, कल वर्ब चैप्टर शुरू किया था और कल हमने पढ़ा था स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस है। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेता है। फिर हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ, गुड मॉर्निंग सभी को, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। और कौन वाला ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, यहीं तक किया था हमने। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस कर लिया था। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे ही हमने अपने क्लास को खत्म किया था कल। तो अभी मैंने आपको दो टाइप का वर्ब पढ़ाया। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मानसी, गुड मॉर्निंग। लाइव नहीं दिख रहा है आज, एक बार क्लास को क्विट करो। अच्छा, लाइव नहीं दिख रहा है। रुको मैं रिफ्रेश करती। रिफ्रेश कर लेती हूं मैं। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वॉचिंग वाला मैं बताऊंगी, टेंशन ना लेना। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी ना, अभी बताने लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीइंग और वॉचिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, हियरिंग और लिसनिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तो वहां पे कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो इसीलिए आए हो ना। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती तो बैच में क्यों आते, खुद से कर लेते। वीक है तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं ना। बट थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिए, इंग्लिश आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि बच्चों के ही जब मीटअप में आते थे, मैम इंग्लिश मेरा वीक हुआ करता था, लेकिन अब मेरा इंग्लिश सबसे स्ट्रांग पोजीशन बन गया है। तो बैच में रेगुलर रहिएगा, प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। वीक है तभी तो आए हो। वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर। हाँ, कश्मीर में लास्ट मार्च में कश्मीर गई थी। ठीक है, तो आई इंजॉयड अ लॉट। बट फिर मैंने सोचा कि कश्मीर एक बार जाने की चीज़ नहीं है। कश्मीर दो दो बार विजिट करने की चीज़ है, और दोनों सीजन में। तो मैं तो ठंड में, मतलब मार्च में गई थी, सब जगह स्नो वगैरह था पिछले बार। लेकिन आई एम प्लानिंग कि कभी मैं देखती हूँ, कभी मैं कश्मीर समर में भी आऊंगी। समर का अलग ब्यूटी है, विंटर का अलग ब्यूटी। ओके चलो, तो स्टार्ट किया जाए। PQRS भी स्ट्रांग हो जाएगा। सिलेक्शन लोगे तो क्यों नहीं इंटरव्यू लूंगी, सिलेक्टेड बच्चों का ही इंटरव्यू होता है। और जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं होते उससे बात की जाती है कि क्या कमी रह गई, कहाँ पे स्ट्रगल किया, क्यों कम नंबर रह गए, उससे क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट किया जाए। कश्मीर लास्ट मार्च में मैं कश्मीर गई थी। अब चलो स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको स्टेटिव वर्ब, अब गुड मॉर्निंग बंद करना है। कल मैंने आपको स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच का डिफरेंस बताया था। एक्शन वर्ब के बीच का डिफरेंस बताया था। फिर कल ही मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच का डिफरेंस बताया था। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देख पाए हैं, देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं ना, यहीं से स्टार्ट करिए, यहीं से स्टार्ट करिए। और जब भी बीच बीच में छुट्टी मिलती है तो जो भी आपका छुटा हुआ है रिकॉर्डेड कंजंक्शन और सब्जेक्ट वह पार्ट ऑफ स्पीच, उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देख लेना। जो भी टॉपिक छूटा है ना, वो तो आप स्मार्ट हो, जो भी टॉपिक छूटा है आप उसको कवर कर लेना, वो कैब का हो चाहे ग्रामर का। आज हम और एक करेंगे। एक और वर्ब होता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा बताना है। ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, और ये मेन वर्ब। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। कल तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किया है। एक और वर्ब होता है जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी।
2-3 क्लास बाद, 2-4 क्लास बाद पढ़ाऊंगी। एक और होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बोलोगे कि मैम ये तो कभी सुना नहीं है, ये दोनों में क्या डिफरेंस? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बताऊंगी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 3-4 क्लास बाद, ठीक है? अभी इसकी नीड नहीं। आज अभी हम हेल्पिंग और मेन वर्ब करते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे बताओ कि ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर हैज, हैव, हैड, फिर डू, डज, डिड, अब बताओ कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है कि मेन वर्ब होता है? कमेंट में बताइएगा। ये सहायक क्रिया होता है या मेन वर्ब होता है? क्या होता है ये तीनों? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, आर दे हेल्पिंग वर्ब्स और आर दे मेन वर्ब्स? कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल महाशिवरात्रि है ना, तो कल तो आपकी छुट्टी होने वाली है। हाँ, तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि मैम हेल्पिंग वर्ब होता है। यही गलती हम लोग कर देते हैं कि इज, एम, आर को, हैज, हैव, हैड को हमेशा सहायक क्रिया मानते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, बट ये दोनों होता है। ये हेल्पिंग भी हो सकता है, कभी मैं हेल्पिंग भी बोल सकती हूँ और कभी ऑक्सिलरी भी बोल सकती हूँ, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब है सहायक क्रिया। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और साथ में मेन भी हो सकता है। वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है ना कि कहाँ हेल्पिंग है और कहाँ मेन वर्ब। इट कैन एक्ट एज बोथ, दोनों हो सकता है, दोनों दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कहाँ पे हेल्पिंग है और कहाँ पे मेन वर्ब। ही इज गुड, he is writing a book, he has a pen, he has written, ये दोनों हो सकता है, ठीक है? ये वाला जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा और वाक्य में मेन वर्ब भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लिखा मैंने, he did the work और he did not come। तो ये मत सोचना कि ये हेल्पिंग वर्ब ही होगा, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग भी हो सकता है। पहले आप समझ लो, पहले आप समझ लो, उसके बाद लिखना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। ये गुड क्या है? गुड ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, तो गुड एडजेक्टिव है और ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे एक ही वर्ब है, इसके बाद दूसरा तो कोई वर्ब आ नहीं रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब एक ही वर्ब है। और जब वाक्य में इकलौता वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तो वो मेन वर्ब होता है, मेन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्ब है, एक आईएनजी राइटिंग है और एक इज है। तो यहाँ तो इज मेन वर्ब था, बट यहाँ इज ऑक्सिलरी है। अगर दो वर्ब आ गया तो पहला वाला वर्ब ऑक्सिलरी होता है। अगर वाक्य में दो वर्ब आ गया ना, तो पहला वाला ऑक्सिलरी होता है और दूसरा वाला मेन होता है। तो अब देखो, ऊपर वाला इज मेन वर्ब का काम कर रहा है और नीचे वाला इज ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। और आप बोलोगे कि मैम हमने एक और वर्ड सुना है, लिंकिंग वर्ब। कुछ नहीं है लिंकिंग वर्ब। जब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब वर्ब है ना, जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करने लगे, ठीक है, तो इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं। वैसे ये सब एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन अब बस ये याद रखो कि मैम आपने लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ाया। बस याद रखो, जब इज, एम, आर, वॉज वाला वर्ब सब वाक्य में मेन वर्ब का काम करे, उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब ऑक्सिलरी का काम करे तब वो लिंकिंग नहीं। तो यहाँ का इज मेन हो गया, यहाँ का इज ऑक्सिलरी हो गया। अब देखो, ये पेन क्या है? ये पेन नाउन है। पेन एक वस्तु का नाम है, आर्टिकल लगा है, नाउन है, तो यहाँ पे एक ही हैज है ना, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि मेन है। और यहाँ पे देखो, हैज भी वर्ब है, रिटन भी वर्ब है, तो यहाँ का हैज ऑक्सिलरी है और रिटन मेन हो गया। तो हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी। इज, एम, आर ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी। अब इस वर्क को देखो, ये यहाँ पे भी आपका कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैंने लिखा दे वर्क, तो यहाँ का वर्क वर्ब है, दे हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है
और ये वर्ब है, यहाँ का वर्क वर्ब है। लेकिन अगर मैंने लिखा दे डू द वर्क, तो यहाँ का वर्क अब वर्ब नहीं है। बात तो मैं दोनों जगह सेम ही बोल रही हूँ, बट यहाँ का वर्क के पहले आर्टिकल लग गया, और किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल लग गया तो वो नाउन है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ का वर्क नाउन था और यहाँ का वर्क वर्ब है। ओके, तो गलती से भी मत समझना कि मैम ये तो ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब कहाँ से होगा, वर्क के पहले द लगा है, वर्ब के पहले द लग गया, वो वर्ब के पहले द थोड़ी लगता है, द तो नाउन के पहले लगता है। तो ये नाउन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब है तो मेन वाला है, और यहाँ पे तो दो वर्ब है, ये वाला मेन है और ये वाला हेल्पिंग बोलो या ऑक्सिलरी बोलो। तो डिड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। ओके, क्लास नहीं चल रही है, जब भी क्लास नहीं चल रही होती ना, ऐसा कुछ इशू आता है तो क्लास को क्विट करिए। ओके, क्लास को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। तो गलती से भी मत बोलना कि इज एम आर हमेशा ऑक्सिलरी होता है। इज एम आर वॉज वर डू डज डिड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। वो तो हम सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे ना, कहाँ पे ऑक्सिलरी का काम करेगा, कहाँ पे मेन का काम करेगा। ओके, हाँ, आर्टिकल लग गया मतलब नाउन है। लिख लीजिए, लिखने के लिए दिया था ये। कभी कभी सेंटेंस में 3 वर्ब आ जाता है, जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से काम कर रही। कभी कभी 3 वर्ब भी आता है, अभी तक मैंने 2 ही वर्ब बताया, एक ऑक्सिलरी और मेन। जैसे ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 वर्ब आ गया, एक वर्ब ये है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी, ये भी ऑक्सिलरी और लास्ट वाला मेन। अगेन यहाँ भी ये भी ऑक्सिलरी सहायक क्रिया, ये भी ऑक्सिलरी और लास्ट वाला मेन। तो कभी कभी सेंटेंस में 4 वर्ब नहीं डालेंगे, 3 वर्ब आ सकता है। 3 वर्ब भी आ गया तो पहला 2 ऑक्सिलरी और बाद में वाला मेन वर्ब। ठीक है, हाँ, तो ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। तो ये भी हो गया। हाँ, अभी मैंने आपको 3 तरह का वर्ब पढ़ा दिया है। ओके, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बाद में पढ़ाऊंगी। आज हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं किस पे। अभी तक मैंने वर्ब का टाइप्स पढ़ाया, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। वर्ब का टाइप्स पढ़ाया, अब मैं वर्ब के रूप पढ़ाऊंगी, वर्ब का फॉर्म्स पढ़ाऊंगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इस पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि इस पे बेस्ड भर भर के क्वेश्चंस आने वाले। अभी हमने वर्ब का टाइप पढ़ा था, टाइप का मतलब है वर्ब के प्रकार, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, वो तो बाद में पढ़ाऊंगी। ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। अब हम वर्ब के रूप पढ़ेंगे। वर्ब के कुल मिला के 5 फॉर्म्स है। एक है V1, एक है V2, ध्यान से सुनना जरा, इधर उधर कमेंट्स मत करना। एक है V4 और एक है V5। कई बुक्स में देखोगे ना, वो V1 और V5 को सेम मान लेते हैं। ठीक है, कई बुक्स में V5 का जिक्र होता ही नहीं है, क्योंकि V1 और V5 सेम ही है। क्यों सेम है, मतलब कैसे सेम है बता रही हूँ। ये जो जैसे मैंने लिखा ही गोज, और फिर लिखा मैंने दे गो,
दोनों का टेंस क्या है, दोनों प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है दोनों, ये भी प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट। ओके, वह जाता है और वे जाते हैं, तो आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था, वर्ब में एस लग गया तो वो सिंगुलर। नाउन में एस लगता है प्लूरल, बट वर्ब में एस लगता है सिंगुलर, और वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल। बाकी दोनों का टेंस तो सेम ही है, वह जाता है और वे जाते हैं, दोनों का टेंस सेम है, बस ओनली डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल में। तो ये V5 क्या, ये V1 क्या होता है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म मतलब जब उसमें एस नहीं हो, और V5 क्या होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म जब उसमें एस लगा हो। ठीक है, तो इसीलिए कई बुक्स में दोनों को सेम मान लेते हैं, दोनों तो प्रेजेंट टेंस ही है, बट एक सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कहीं V5 ना भी दिखे ना, वैसे तो V5 फॉर्म होता है और दोनों में डिफरेंस है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, लेकिन कई बुक्स में वो सेम ही मान लेते हैं। अब आ जाओ, अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम ये V1 क्या होता है, क्योंकि हमने तो स्कूल में ऐसे ही रट लिया है, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, ठीक है, ऐसा टाइप से आपने याद कर लिया, राइट रोट रिटन, बिगिन बिगैन बिगन, लेकिन एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। ओके, देखो ये जो V1 है ये भी प्रेजेंट है, और ये जो V5 है ये दोनों सेम है, ये भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब समझ रहे हो, वो प्लूरल कब होता है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट मत लिखिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। दोनों में के डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल है, वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस ना हो, और ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया था तो बार बार यही पढ़ा रही थी ना, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। तो वर्ब का दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट ये प्लूरल फॉर्म में है, ये सिंगुलर है। प्लूरल फॉर्म में कब होता है, जब उसमें एस ना हो, गो हो गया, जैसे मैंने लिखा गो लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया फिनिश लिख दिया। ठीक है, ये सब वर्ब का प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है, और ये तो प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा हो, फिनिशेस लगा हो, ऐसा वर्ड सब लगा हो। और जैसे मैंने राइट लिख दिया, राइट राइट, और यहाँ पे वर्ब में एस नहीं है तो प्लूरल है, और वर्ब में एस आ गया तो सिंगुलर हो गया। अदरवाइज टेंस तो सेम ही है दोनों का। ही के साथ गोज लगाते हो, दे के साथ गो, ही के दे के साथ फिनिश, और ही के साथ फिनिशेस, दे के साथ राइट और ही के साथ राइट, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। ओके, सबका मैं अलग अलग करवाऊंगी, यहाँ तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है। और V2 क्या है, V2 इज पास्ट टेंस, सबको मैं अलग अलग करवाऊंगी। V2 इज पास्ट टेंस, तो गो का पास्ट क्या बनता है, वेंट। फिनिश का पास्ट क्या बनता है, फिनिश्ड। ईडी, राइट का पास्ट क्या बनता है, रोट। और पास्ट टेंस में जैसे आप बोलोगे कि मैम प्रेजेंट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल होता है ना, प्रेजेंट टेंस में हम ही के साथ गोज लगाते हैं और दे के साथ गो लगाते हैं। गोज वर्ब का V1 फॉर्म है। V1 फॉर्म कब होता है, वो जब उसमें एस लगा हो और जब वो सिंगुलर हो। और V1 फॉर्म कब होता है, जब उसमें एस ना लगाओ, और V5 फॉर्म कब होता है, जब उसमें एस लगाओ। लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। ही के साथ ही भी वही पास्ट टेंस वेंट, गो का, और दे के साथ भी वही पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है। पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वही पास्ट टेंस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वही पास्ट टेंस। देख रहे हो, ही के साथ भी वेंट लगा सकते हो, दे के साथ भी वेंट, ही के साथ भी फिनिश्ड, दे के साथ भी फिनिश्ड, ही के साथ भी रोट और दे के साथ भी रोट। तो पास्ट टेंस में प्रेजेंट और सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, जो भी सिंगुलर प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में। अब ये आ गया, ठीक है, इतना दूर तक ये क्लियर हो गया। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको V3 और V4 करता है। हम लोग रट तो लेते हैं कि गो वेंट और गॉन लिख देंगे, और फिनिश का भी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है, और राइट का राइट रोट रिटन, ऐसे याद तो कर लेते हैं कि ये सब ऐसा है। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, V3 किसको, V3 क्या होता है, V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
और बच्चों का कंफ्यूजन होता है, आज तक समझ में नहीं आया कि मैम ये पास्ट पार्टिसिपल इसका नाम क्यों रखा, क्या होता है पार्टिसिपल। ओके, नाम इसका पार्टिसिपल क्यों रखा है। ओके ओके, बताऊंगी, सब बताऊंगी। और ये जो V4 फॉर्म होता है ना, किसी भी वर्ब के ING फॉर्म को हम V4 फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, V4 को कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। किसी भी वर्ब का V1 फॉर्म में ING लगा दो, जैसे गो का गोइंग लगा दिया, फिनिश का फिनिश V1 है, उसमें ING लगा दिया, तो वर्ब के ING फॉर्म को V1 बोलते हैं। राइट का राइटिंग लगा दे, उसको हम V4 बोलते हैं। और V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये सब का नाम कुछ पार्टिसिपल टाइप से क्यों पड़ा। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनो, ये इतना दूर तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ये तो आराम से समझ में आ गया होगा। V1 भी प्रेजेंट है और V5 भी प्रेजेंट है, तो आपको V1 और V5 में दिक्कत नहीं हुई हो, दोनों प्रेजेंट है, बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। ठीक है, V1 वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। वर्ब का प्लूरल फॉर्म मतलब जब उसमें S नहीं लगा हो। नाउन में S लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। ठीक है, लेकिन वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए S हटाना होता है, और ये उसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और पास्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि आखिर हमने रट तो लिया है, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, कि ऐसा याद तो कर लिया है कि ये V3 फॉर्म है, V3 फॉर्म है। और वर्ब के ING फॉर्म, जहां भी ING लगा दिया ना, वो V4 फॉर्म है। V4 किसको बोलते हैं, जब V1 फॉर्म में ING डाल दोगे तो वो V4 बन जाएगा। आखिर इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों पड़ा। ठीक है, ये पार्टिसिपल होता क्या है। वैसे वैसे तो मैं पार्टिसिपल चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगी, जीरन चैप्टर पढ़ाने में मुझे अलग से 2-3 दिन लगेगा। ठीक है, इन्फिनेटिव पढ़ाने में अलग से लगेगा, पार्टिसिपल भी मैं अलग से पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा है। पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए पहले। अब यहां से ना वर्ब को अच्छे से समझना है। लिख के डन बोलिए। अरे सबका बफरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, सबका बफरिंग नहीं हो रहा है। आप अपना नेट वगैरह चेक कर लो। मैंने तो अब रिफ्रेश कर लिया है सबका, मैंने अपनी साइड से रिफ्रेश कर लिया है, सबका नेट में दिक्कत हो रही कि मेरे नेट का स्ट्रेंथ ठीक दिख रहा है।
मेरा नेट का स्ट्रेंथ ठीक बता रहा है। मैम सही चल रहा है। रिफ्रेश कर लेती हूँ आप लोग के कहने पे एक बार। ओके, अभी रिफ्रेश किया है मैंने, एक बार देख लो, बफरिंग अब नहीं हो रहा होगा। ऑल ओके, चलो ये वाला लिख लिया। अब मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, ये सारा खेल ना ये प्रॉब्लम करता है, सारा कंफ्यूजन इन दोनों में है। V1 में कंफ्यूजन नहीं है, V2 में नहीं है, V5 में नहीं है, सारा ड्रामा यही करता है। तो एग्जैक्टली ये जो V3 और V4 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। पार्टिसिपल को डिटेल में पढ़ाऊंगी जब पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ाऊंगी, और पार्टिसिपल से कैसे कैसे एरर आता है। बस अभी मुझे बताना है ना कि V3 को प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोला गया और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोला गया। ठीक है, सारा ड्रामा यहाँ का है कि मैम ये जो V3 है ना, आज तक समझ में नहीं आया कि इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल दिया है। हमने तो रट लिया है, रोट, रिटेन और वो सब वाला V3 होता है, गॉन, रिटेन ये सब V3 है, और गोइंग और ये राइटिंग ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो भी ING है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। आखिर इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, सबसे पहले तो बताना है कि पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल का कभी कभी हम एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम है वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसको वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं। ओके, V3 V4 वही समझा रही हूँ। ओके, पार्टिसिपल नहीं, व्हेन नाउन एक्ट एज अ वर्ब पार्टिसिपल, इतना पीटूंगी ना अवेंजर, गलत गलत चीज बताओगे। पार्टिसिपल का नाम दूसरा नाम है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव क्यों है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, जब वाक्य में वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। ओके, तो कोई पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, जब वर्ब का काम ना करके वाक्य में किसी की विशेषता बताने लगे, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि वर्बल से वर्ब बन गया, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे पार्टिसिपल बोलते हैं, इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब का V1 फॉर्म है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। लेकिन इन पांचों फॉर्म्स में से सिर्फ दो ही फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है। व्हेन वर्ब का V3 फॉर्म और V4 फॉर्म, V1 V2 और V5 पार्टिसिपल का काम नहीं करता है। पार्टिसिपल का काम दो ही फॉर्म करता है, V3 और V4। जब वर्ब का V3 और V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब का V3 फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है और वर्ब का V4 फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है। अब दिमाग में आएगा मैम कुछ एग्जांपल्स दीजिए, दूंगी, और ये भी बताऊंगी कि इसका नाम पास्ट और इसका प्रेजेंट क्यों पड़ा है। ठीक है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल या वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। और वर्ब का जो 5 फॉर्म्स है ना, उसमें से दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, या तो V3 या तो V4। ओके, बस मुझे बताना है कि उसका नाम वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों पड़ा। मैंने लिखा ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब ही होता है, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकता है। कभी कभी तो वर्ब का काम करता है। अब मैं बताऊंगी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है और कहाँ उसका थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट, हाँ पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और फिर मैंने लिखा
जरा बोर्ड पे ध्यान देना, द ब्रोकन ग्लासेस वर बोर्ड पे ध्यान दो, द ब्रोकन ग्लासेस डिटेल में पढ़ाऊंगी जब पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ाऊंगी, बस अभी मुझे बस बताना है उसका नाम पार्टिसिपल क्यों पढ़ा। ओके देखो आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, ब्रेक V1 है, ठीक है, ब्रेक्स तो V5 हो गया, और इसका V2 क्या बनेगा, ब्रोक, ब्रेक ब्रोक, और इसका V3 क्या बनेगा, ब्रोकन। ठीक है, अभी मैं V1 V2 आपको करीब 50-60 V1 V2 करवाने वाली हूँ, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ओके, V1 V2 जो आपको, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना ही कर लो काम हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ये जो ब्रोकन है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ब्रेक का ही थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। तो कभी कभी वाक्य में ये जो ब्रोकन है, कभी कभी वाक्य में वर्ब का भी काम कर जाएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो एक तो वर्ब का भी काम कर सकता है और कभी कभी एडजेक्टिव का भी करेगा, वो तो हमें सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। जहां पे ब्रोकन वर्ड से किसी एक्शन का बोध हो रहा है, जहां पे ब्रोकन वर्ड से कोई क्रिया हो रही है, तो वहां तो वर्ब होगा, और जहां किसी ब्रोकन वर्ड से क्रिया के बारे में नहीं पता चल रहा है, एक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है, एडजेक्टिव है। अब देखो, ही हैज ब्रोकन द ग्लासेस, क्या यहाँ इसका मैं अगर ट्रांसलेशन करूं, वो शीशे को तोड़ चुका है, ही हैज ब्रोकन, वो शीशे को तोड़ चुका है, और यहाँ तोड़ने में एक्शन हुआ है ना, एक्शन हुआ है। ओके, वो ग्लास को तोड़ चुका है, तो तोड़ने में एक्शन हुआ है, और जहां भी जिस वर्ब से एक्शन का बोध हो, तो यहाँ का ब्रोकन एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ का ब्रोकन वर्ब है, ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि किसी की विशेषता वगैरह नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तोड़ने में क्रिया हो रही है, तो ये वर्ब है। नेक्स्ट देखो, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, यहाँ ब्रोकन का ट्रांसलेशन अलग है, वो ग्लास शीशे को तोड़ चुका है, तोड़ने में क्रिया हुई है, बट यहाँ पे देखो, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, टूटे हुए शीशे को रिपेयर किया गया, तो यहाँ ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ शीशा रिपेयर किया गया किसी के द्वारा, तो यहाँ ब्रोकन में कोई एक्शन का नहीं पता चल रहा है, यहाँ ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ, कैसा शीशा, टूटा हुआ, तो यहाँ पे नो एक्शन, यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। और दूसरा, ये शीशे की विशेषता बता रहा है, ग्लासेस क्या है, नाउन, कैसा ग्लास, टूटा हुआ, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। तो देखो, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का काम कर रहा है। और आप बोलोगे मैम यहाँ वर्ब कौन सा है, वर्ब ये है, रिपेयर करने में क्रिया हो रही है, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, और ये मेन है, किसी के द्वारा किया गया है, रिपेयर पैसिव में जा रहा है। ओके, तो ये वर्ब है। तो अब देखो, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे द वर्ब का थर्ड फॉर्म शीशे की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, शीशे की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3, ये V4, बट चूंकि ये ING फॉर्म में नहीं है, V4 रहता तब हम ING फॉर्म में लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोला, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो ING फॉर्म आता है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है, कितने दूर क्लियर है। और ये जो द लगा है ना, ब्रोकन के लिए नहीं लगा है, ये जो आर्टिकल लगा है, ये तो ग्लासेस के लिए लगा है ना, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, तो ये जो आर्टिकल लगा है, ये बॉय के लिए, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए लगता है। अब मुझे इस बॉय की विशेषता बतानी है, तो मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, लेकिन अभी भी ये जो आर्टिकल है ना, ये बॉय के लिए ही है, सिंपली मैंने उस बॉय की विशेषता बता दी, वह एक अच्छा नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है, तो अभी यहाँ भी आर्टिकल बॉय के लिए था और यहाँ भी आर्टिकल बॉय के लिए, सिंपली उस बॉय की विशेषता बता दी। तो ये जो द लगा है, आर्टिकल लगा है, ये शीशे के लिए लगा है, द ब्रोकन के लिए नहीं लगा है, द शीशा कोई खास ग्लास है जिसको तोड़ा, ग्लासेस के लिए लगा। पहले मुझे बताओ कि ये क्लियर है,
ये क्लियर है? पहले मुझे बताओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी वर्ब होता है, जब एक्शन का बोध हो रहा है वर्ब बट किसी की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, ये हो गया। अब मैं आईएनजी पे चलती हूँ। अब मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स, या मैंने ऐसा लिखा द डॉग इज बार्किंग। ये जो डॉगी है भौंक रहा है, बार्किंग। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये कभी कभी वर्ब भी हो सकता है और फोर्थ फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो देखेंगे कि वर्ब का काम कब करेगा? जब कोई एक्शन हो रहा है। जब यहाँ पे नो एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, तब वो एडजेक्टिव का काम करे। ओके, द डॉग इज बार्किंग। और फिर मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। जो डॉग्स भौंकते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। तो अब देखो ये क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? मतलब V4 फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और यहाँ भी ये V4 फॉर्म है और आईएनजी है। और कभी कभी वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, द डॉग इज बार्किंग, डॉग भौंक रहा है, उसके भौंकने में क्रिया हो रही है। ओके, क्रिया हो रही है तो यहाँ एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन हो रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है, बार्किंग वर्ब है। बट यहाँ पे देखो, जो डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, यहाँ पे ये वर्ब हो गया। बाइट, काटने में क्रिया हो रही है, ये हमारा वर्ब हो गया। इसका मतलब है ये वर्ब नहीं है, ये डॉग्स की विशेषता बता रहा है। डॉग्स क्या है? नाउन। कैसा डॉग्स? जो डॉग्स अक्सर भौंकते हुए कुत्ते, तो ये डॉग की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और साथ में आईएनजी है, आईएनजी मतलब V4 है। और जब वर्ब का V4 आईएनजी फॉर्म किसी की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कंफ्यूज मत होना, विशेषता ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस। विकास बोला ना, आज देखो तो क्लास में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बार बार वो सब कंप्लेन कर रहे हैं बफरिंग वफरिंग का। नेट तो सही जा रहा है, देख लो एक बार। बफरिंग बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखो कहीं वो ऐप वाले के साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी ठीक है, हमारे साइड से तो ठीक ही है। हाँ, वो सर फिर क्या हुआ था सर, कोई इशू आ रहा था, अब ठीक हो गया था। रिफ्रेश किया मैं, रिफ्रेश तो मैंने भी कितनी बार किया है। पता नहीं क्या कि किसी किसी को बोल रहे हैं कि आपकी आवाज रिपीट हो रही है। अभी ठीक है, हमारे साइड से तो ठीक ही है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वर्ब का V4 फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। और एक चीज मैं और बता दूं, तो आप बोलोगे कि मैम जैसे ही इज गुड, और फिर मैंने लिखा ही इज स्मार्ट, फिर मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है, गुड भी ही की विशेषता बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। और ही की विशेषता बता रहा स्मार्ट है, ये भी एडजेक्टिव है। शी सुंदर है, ये भी एडजेक्टिव है। ये सब भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसको क्या पार्टिसिपल बोल सकते हैं?
इसको हम पार्टिसिपल बोल सकते हैं? मेरे को बताओ। अभी मैं फिर से बताऊंगी, आप पहले एक कंफ्यूजन आएगा, मैम गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, करेजियस, बेटर, बैड, वर्स्ट, ये सब भी तो एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम पार्टिसिपल बोल सकते हैं? इसको पार्टिसिपल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल होने के लिए ना सबसे पहले तो उसको वर्ब होना होगा। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तब हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तब हम पार्टिसिपल बोलते हैं। बट गुड कहीं से वर्ब नहीं है, स्मार्ट कहीं से वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल भी कहीं से वर्ब नहीं है, तो इसको हम पार्टिसिपल नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ एडजेक्टिव बोलेंगे। क्योंकि पार्टिसिपल होने के लिए उस वर्ब का या तो वर्ब का V3 फॉर्म या तो वर्ब का V4 फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। बट ये जो गुड, स्मार्ट या ब्यूटीफुल है, ये सब कहीं से भी वर्ब नहीं है। ओके, ये तो एकदम असली वाला एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये असली वाला एडजेक्टिव है, और ये जो पार्टिसिपल है ये नकली एडजेक्टिव है, चाइनीज एडजेक्टिव है। चाइनीज एडजेक्टिव नकली एडजेक्टिव है। नकली एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसमें वर्ब का मिलावट है, उसमें वर्ब की मिलावट है कि होता तो वो वर्ब है बट दिखावा करता है एडजेक्टिव होने का। बट ये सब तो प्योर एडजेक्टिव है। ओके, बट इसमें मिलावट है, इस एडजेक्टिव में वर्ब का मिलावट है। और कौन वाला वर्ब? V3 और V4 वाला। ठीक है, अभी जीरन का नाम नहीं लेंगे, जीरन का नाम कोई नहीं लेगा आगे। आगे पहले से पढ़ चुके हो और बाकी बोल बोल के बाकी सारे बच्चों को भी कंफ्यूज करोगे। मैं जीरन पढ़ाऊंगी। अब मैंने लिखा, ये देखो, मैंने लिखा the country is developing, कंट्री डेवलप कर रहा है हमारा। फिर मैंने लिखा he has developed the software, उसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, बनाया है। फिर ये लिखा, फिर मैंने लिखा, बस याद रखो ना कि ये जो वर्ब का V3 फॉर्म कभी कभी वर्ब होता है और कभी कभी एडजेक्टिव होता है। उसी तरह V4 भी कभी कभी वर्ब होता है और कभी कभी एडजेक्टिव होता है। अब मुझे बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कहाँ वर्ब है और कहाँ एडजेक्टिव है? जब ये सब V3 से किसी एक्शन का पता चल रहा है तो वो वर्ब है, और कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। ही हैज डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर। फिर मैंने लिखा द डेवलप्ड कंट्रीज, एक ही सेंटेंस में दोनों दे रही हूं। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। जो डेवलप हो चुका है उनको, जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रहा है, अभी लिखना नहीं, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। अब देखो, एक मिनट, ये जो डेवलपिंग है ING फॉर्म है, ये वर्ब का V4 फॉर्म है। और वर्ब का V4 फॉर्म कभी कभी तो वर्ब होता है और कभी कभी पार्टिसिपल होता है। वर्ब के V4 फॉर्म को कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और V3 वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में कैसे पता चलेगा मैम कहाँ वर्ब है और कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ओके, तो अब सेंटेंस जरा देखो, सेंटेंस देखो। द कंट्री इज डेवलपिंग, क्या इस डेवलपिंग में एक्शन का के बारे में पता चल रहा है? हो रहा है ना, हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। कोई भी चीज चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है, इसका मतलब है कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो यहाँ का डेवलपिंग पार्टिसिपल नहीं है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ का डेवलपिंग एक्शन बता रहा है। तो यहाँ का डेवलपिंग वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। नीचे वाला देखो, ही हैज डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, तो ये भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर ये किसी की विशेषता थोड़ी बता रहा है, उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसने इस सॉफ्टवेयर को अपनी तरफ से डेवलप किया। डेवलप करने में कोई क्रिया हुई है ना, तो यहाँ का जो डेवलप्ड है ये वर्ब है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। अब थर्ड वाले सेंटेंस पे आओ। थर्ड वाले सेंटेंस में हमारा वर्ब ये है, शुड हेल्प।
शुड हेल्प, ये मैं मॉडल वर्ब आपको पढ़ाऊंगी। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, सहायक क्रिया, और उसके बाद मेन वर्ब आता है। तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, ठीक है, हमें तो इस वाक्य में तो वर्ब ये हो गया। इसका मतलब है ये जो V3 है ये वर्ब नहीं है, ये जो ING है V4 ये भी वर्ब नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ब तो ये है शुड हेल्प, हेल्प करने में क्रिया हो रही है, ये वर्ब है। और यहाँ का जो डेवलप्ड है ना, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं बताया जा रहा है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कैसा कंट्री, कंट्रीज की विशेषता बताई जा रहा है ना, कैसा कंट्रीज जो डेवलप हो चुका है। तो कंट्रीज नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। और दूसरा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और यहाँ भी कंट्रीज क्या है, नाउन, कैसा कंट्री, यहाँ तो वो कंट्री जो डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे कौन सा कंट्री जो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये वर्ब का ING फॉर्म है, और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कंट्री की विशेषता बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। इसका नाम है तो दोनों पार्टिसिपल, क्योंकि विशेषता बता रहा है तो ये पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में काम हो चुका है, ठीक है। हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, जब एक्शन कंप्लीट है। और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब एक्शन इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है मतलब कंट्रीज का डेवलप होने का काम अभी हुआ नहीं, चल रहा है। जैसे बार्किंग डॉग्स, डॉग्स भौंकते हुए डॉग्स, तो कब प्रेजेंट यूज होता है, कब पास्ट यूज होता है ना, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम पार्टिसिपल पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कि ये समझ में आ गया कि V3 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा और V4 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और वर्ब, इन ये दोनों का ही नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। और कभी कभी तो ये वर्ब भी होता है, कब वर्ब होगा कब पार्टिसिपल होगा ये मैंने बता दिया। ओके, आगे बढ़े आप। डेवलप कंट्रीज, कैसा कंट्रीज जो डेवलप हो चुका है, कैसा कंट्रीज जो अभी भी डेवलप हो रहा है, ये सब वर्ब मानेंगे ही नहीं, ये हमारा वर्ब है, इसका मतलब है ये सब वर्ब नहीं। आगे बढ़े, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस मुझे बताना था कि इसका नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, जो कि आपको समझ में आ गया है। किसी को समझाना होगा तो समझा देना कि V4 और V3 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा। ओके, हाँ, तो यही वाला है। V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल है, और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, और V2 सिंपल पास्ट है, और ये V3 पास्ट पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब मैं आपको क्या करने वाली हूँ कि इन तीनों का कंपैरिजन करूं। इसको नहीं लिख रही हूं क्योंकि अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि जहां भी ING लगाते जाओगे ना ये V4 में होते जाएगा। और V5 भी नहीं लिख रही हूं क्योंकि V5 भी तो V1 ही है, एक प्रेजेंट होता है और एक प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है और एक प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है। तो अभी बुक्स में जाओगे ना तो चार पेज का V1 V2 दिया हुआ होता है, बट आपको उतना याद नहीं रखना है। मैं आपको कुछ 50-60 V1 V2 करवा रही हूँ, इसके अलावा आपको अलग से नहीं पढ़ना है, इसी में से आएगा। ओके, इसी में से आएगा। तो चलो अब लिखना शुरू करोगे। पहले तो मैंने थोड़ा सा इजी वाला ले लिया है, ठीक है। V1 V2 V3 लिखना शुरू करो। कम V1 है और केम V2 है और कम V3 है। कई बार मैं देखती हूँ, जरा ध्यान देना, कई बार बच्चे ना ऐसा लिखते हैं कि मैम कम तो V1 होता है, उसका पास्ट केम होता है और उसका V3 भी केम लगा देते हैं। नहीं, उसका V3 केम नहीं होगा, ओके, उसका V3 भी कम ही होता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता करेंगे कि कम भी तो V3 होता है और यहाँ का कम V1 भी होता है। ये V1 V2 V3 है, तो ये भी तो V1 है, कम भी V1 है और ये भी कम V3 भी है। तो कैसे पता करेंगे, पहले सुन लो। जब भी हैज हैव हैड के बाद आया है ना, एक मिनट अभी लिखना नहीं, जैसे मैंने लिखा दे कम ऑन टाइम, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, दे कम ऑन टाइम। और फिर मैंने लिखा दे
हैव, कम ऑन टाइम, वो टाइम से आ चुके हैं। तो कम तो V1 भी होता है, ये जो कम है, कम केम और फिर से कम, V1 भी है और ये V3 भी है, यहाँ भी V1 भी है, V3 भी है। बट याद रखना कि जब भी वाक्य में हैज हैव हैड आ गया, हैज हैव हैड के बाद कभी भी V1 नहीं आता है, V3 आता है। तो यहाँ का जो कम है ना, ये V3 है, और बगैर हैज हैव हैड के है तो वो V1। कंफ्यूज मत होना, V1 सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यही वाला चीज था। देखो कम का केम, अब फिर से केम मत लगाना, फिर से कम ही है। उसी तरह रन का रैन होगा पास्ट टेंस, और फिर से रैन मत लगाना, फिर से रन ही है। दे हैड रन, ओके, दे रन या दे हैड रन, हैड के बाद V3। कभी कभी ऐसा भी लगा सकते, ऐसा लगा देंगे ही हैज रैन, ये गलत है, रैन तो V2 है, और हैज हैव हैड के बाद V2 थोड़ी आता है, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। तो इसका V3 भी रन का V1 और V3 सेम है। उसी तरह स्विम का स्वैम, और इसका V3 स्वम, याद रखना। वॉज और वर के बाद में जब थोड़ा सा एक्टिव पैसिव करवाऊंगी ना, वॉज वर के बाद V3 भी आता है पैसिव में, और वॉज वर के बाद सब करवाऊंगी, ING भी आता है एक्टिव में। वो भी एक ऐसा चैप्टर है ना, एक ही जगह सब नहीं पढ़ लोगे। ठीक है, स्विम स्वैम स्वम नोट करना है, अरे इसको नोट करना है। जैसे ऐसा लगा देंगे, ही हैज स्वैम अक्रॉस द रिवर, कहाँ पे एरर है? ही हैज स्वैम अक्रॉस द रिवर, ऐसा टाइप से एरर आता है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, बट स्वैम तो V2 है, हमें तो V3 लाना है, तो हम स्वैम ना करके स्वम करेंगे, V3 स्वम होता है। ही हैड रन, ही हैड केम नहीं होगा, ही हैड कम, शी हैज कम, दे हैव कम, शी हैड कम, हैज हैव हैड के बाद V3 लगाना। अब मुझे फ्लाई और फ्लो वाला थोड़ा अच्छे से बताना है, यहां से भी भर भर के एरर्स आएगा। नहीं, मैं ING नहीं लिखूंगी। क्यों लिखूंगी ING? पागलों की तरह सबको आपको पता ही है। ING में ING लगा दो, V1 में ING लगा दो, तो कमिंग होगा, रनिंग हो गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बच्चा नहीं बनना है। इसका स्विमिंग हो गया, ING क्यों, V4 क्यों लिखूंगी? अंडरस्टूड है, V4 मतलब ING लगाना। फ्लाइंग लिखूंगी, आप लोग नहीं लिखना, फ्लोइंग लिखूंगी, सब में ING लगाते जाना, इसको कंपेयर नहीं करते हैं। नोट्स खाली छापना है, अरे नोट्स को ऐसा बनाओ जहां से एरर्स आता है, बच्चों की तरह हम सब लिखेंगे। फिर हम V5 भी लिखेंगे, मैम एक V5 भी लिख दीजिए, और वहां पे कम्स कर दीजिए, रन्स कर दीजिए, स्विम्स कर दीजिए। कल की आपकी ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, कल आपकी छुट्टी रहने वाली है, और आपका बैच भी ऐसे टाइम पे है ना, पूजा पाठ वाले टाइम पे अच्छे से शिव जी की सब पूजा करेंगे। चलो शिव जी के नाम पे एक दो वोकैब कर लेते हैं। ओके, शिव जी के नाम पे एक दो वोकैब कर लेते हैं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, ठीक है, तो ओकेजन के साथ ऑन लगता है। अब शिव जी के नाम पे कुछ याद कर लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ, एग्जाम में एट द ओकेजन लगा देंगे, ओकेजन के साथ ऑन लगता है। ऑन द अवसर ऑफ महाशिवरात्रि, या कभी कभी ऑन द ईव ऑफ, ईव का मतलब है एक शाम पहले। जैसे न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर का ईव क्या होता है? 31 दिसंबर के शाम को हम ईव बोलते हैं। ईव मतलब पूर्व संध्या पर, शिवरात्रि के पूर्व संध्या पे, शिवरात्रि के अवसर पे, तो यहाँ पे ऑन लगाना, ईव के साथ एक शाम पहले ऑन लगाना। चलो, एक तो ये हो गया महाशिवरात्रि पे।
ओके, ऑन द ओकेजन होता है, एट द ओकेजन नहीं होता, इन द ओकेजन नहीं होता, ऑन होता है। एक ये एरर आएगा। एक और चीज सीख लेते हैं, ओकेजन का स्पेलिंग एग्जाम में आता है। ओकेजन में क्या करते हैं कि भर भर के डबल एस और वो सब डाल देंगे, जो कि गलत है। ओकेजन में डबल सी तो होता है, बट एस डबल नहीं होता है, सिंगल एस होता है। शिव जी के नाम पे 2-3 चीजें याद कर लेना है। एक, शिव जी के नाम पे ऑन द ओकेजन, ऑन द ईव, एट और इन नहीं होगा। और ओकेजन में डबल एस डाल देते हैं, गलत है। डबल सी तो होता है, सिंगल होता है, एस सिंगल होता है। ठीक है, एक ये हो गया। हाँ, रोज शिव जी की पूजा करनी है। और दूसरा क्या चीज याद रखना है, शिव जी के नाम पर हमने एक समुद्र मंथन में एक वर्ड भी याद किया था, मैंने आपको करवाया था, शिविलरिक। शिविलरिक का मतलब होता है बहुत बहादुर। एक मैंने बहादुर भी बताया था, और एक पोलाइट भी बताया था। पोलाइट, कर्टियस, वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट, शिविलरिक लोग, ऐसा बताया था। याद होगा, समुद्र मंथन वर्ड में मैंने आपको बताया था। तो शिविलरिक का 2 मतलब होता है, और इसको मैंने शिव जी से याद करवाया था, शिविलरिक। ठीक है, इसको चिविलरिक मत पढ़ना, शिव जी। एक तो शिव जी देवों के देव, महादेव। एक तो शिव जी बहुत बहादुर थे। तो एक लॉर्ड शिवा बहुत बहादुर थे, तो एक तो शिविलरिक का मतलब होता है बहुत बहादुर, बहुत बोल्ड। हीरोइक का मतलब है हीरो की तरह बहादुर थे, बहुत करेजियस थे। और देवताओं में शिव जी सबसे ज्यादा पार्वती जी की रिस्पेक्ट करते थे। अगर वुमेन का देखा जाए ना, तो वुमेन का देखा जाए तो शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी बेस्ट थी। और शिव जी पार्वती जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मतलब शिव जी बहुत विनम्र थे। शिव जी बहुत पोलाइट है, जो वरदान मांगो वो दे देते हैं, भोलेनाथ है। और बहुत कर्टियस भी है। शिव जी को वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट भी थी। तो एक शिविलरिक लोग हम उसको भी बोलते हैं, जिसको वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, वही होता है। वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट है, पोलाइट है। तो शिव जी के नाम पे 2 वर्ड कर लेना। ठीक है, हाँ, शिवरात्रि। ऑडेशियस वर्ड में करवाया था मैंने, हाँ। और आज तो टेस्ट भी लेने वाली हूँ, और आज आपका समुद्र मंथन का बैच है, ये क्लियर कर दूं। वैसे मैं ट्यूसडे को क्लोज टेस्ट और PQRS वाला बैच लेती हूँ, लेकिन आज मैंने समुद्र मंथन का बैच लिया है। ठीक है, आज समुद्र मंथन का बैच करवाऊंगी, और आज यही वाला वर्ड सब करवाऊं, ऑडेशियस वाला, उसी का टेस्ट भी है। चलो, शिव जी के नाम पे टाइम नहीं वेस्ट करना, शिव जी के नाम पे कुछ सीख ही लेना है। अब आ जाओ, फ्लाई फ्लो वाला करते हैं। वहां से भर भर के एग्जाम्स में एरर आएगा। V1 इसको लिखवा के करवाना होगा अच्छे से। एक होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब है उड़ना, और फ्लो का मतलब है बहना, नदी फ्लो करता है। ओवरफ्लो का मतलब है जरूरत से ज्यादा बह रहा है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, फ्लड में नदी ओवरफ्लो, या टैंक में पानी भर गया, तो वहां भी बहने का ही सेंस, फ्लो करना। ओके, तो फ्लाई का पास्ट फ्ल्यू होता है, और इसका V2 फ्लोन होता है, V3 सॉरी फ्लोन होता है। फ्लोन आज टेस्ट है। ओके, और फ्लो का, बहने वाले का फ्लोड होगा, फ्लोड। और ओवरफ्लो में भी तो बहने का ही सेंस है, इसको पहले लिख लो आप, ओवरफ्लोड। और V3 भी इसका ओवरफ्लोड होगा, ओवरफ्लो। हाँ हाँ, आज टेस्ट है ना। आज ऑडेशियस वर्ड का कल ही तो बोला था मैंने बैच में, ऑडेशियस का टेस्ट। ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कहाँ से करने वाले हैं। ओके, अब हमारे स्टूडेंट्स को कहाँ से कंफ्यूज करने वाले हैं, इस दोनों में। ठीक है, स्टूडेंट को लगेगा ना कि ये जो फ्लो है इसी का V3 फ्लोन होता होगा।
ठीक है, ये वाले फ्लो के साथ ये वाला, उनको लगेगा कि ये जो फ्लो है इसका V3 फ्लोन होता होगा, जो कि गलत है। ये फ्लोन V3 है, बट किसका? ये जो फ्लोन V3 है ये फ्लाई का है, ये उड़ने का V3 है। बट जो बह रहा है ना, जो फ्लो है, उसका V3 फ्लोड है। ठीक है, उसका V3 फ्लोड होता है। तो यहां से कंफ्यूज करने वाले ये हो सकता है बच्चा, FLOW को V1 मान ले और FLOWN को V3 मान ले, है तो दोनों V3, बट ये उड़ने का V3 है और ये बहने का V3 है। ये एग्जाम्स में जितना मैं लिखवा रही हूँ उतना से हो जाएगा। ओके, तो ऐसा दे देंगे, द रिवर्स हैव overflown द बैंक्स। बैंक का मतलब है नदी के किनारे से भी ज्यादा नदी बह रही है, पानी किनारे से भी ज्यादा बाढ़ की वजह से हो गया है। तो अब स्टूडेंट को लगेगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि हैव के बाद V3 आएगा। ठीक है, तो फ्लोन भी तो V3 होता है, फ्लोन भी तो V3 होता है, बट फ्लोन उड़ने का V3 है ना। बट यहाँ तो नदी बहता है, उसका V3 तो ओवरफ्लोड या फ्लोड होगा, तो ओवरफ्लोन ना होके ये ओवरफ्लोड होगा। बहने का सेंस, बहना बहना। ओके, बहने वाले का फ्लोड फ्लोड, ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड, बट ये तो फ्री फ्लोड। अगर मैं ऐसा लिखती, द बर्ड्स हैव ओवरफ्लोड, द बर्ड्स हैव लिख देती द बर्ड्स हैव फ्लोड, तो ये गलत होता है क्योंकि यहाँ उड़ने का सेंस है और उड़ने के सेंस में तो फ्लोन होगा, फ्लोन फ्लोन। ओके, कभी कभी हम कुछ फ्रेज में भी यूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वहां फ्रेज में अलग मीनिंग जाता है, पता ही नहीं चलता है। हाउ टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज वेरी क्विकली। तो आप बोलोगे कि मैम फ्लाई करना, फ्लाई करने का V5 है फ्लाइज, तो यहाँ उड़ने का सेंस थोड़ी है, ये एक फ्रेज है। टाइम कहाँ से उड़ेगा? पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं, बट एक बोलने का तरीका है। मतलब टाइम कितना जल्दी उड़ जाता है, टाइम कितना जल्दी उड़ने का सेंस नहीं है, टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। तो यहाँ अलग सेंस में टाइम फ्लाइज, टाइम ना कितना जल्दी बीतता है। उसीलिए बोलती हूँ ना कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कि टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब V1 V2 V3 समझ आएगा। टेंस पढ़ के वर्ब नहीं समझते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, इस बैच में मैं देख रही हूँ ना कुछ स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। ठीक है, हम टेंस पढ़ेंगे तभी वर्ब समझ में आएगा। आप उल्टा बोल रहे हो, आप बेवकूफ हो, आप उल्टा बोल रहे हो। कभी भी बिना वर्ब पढ़े टेंस समझ में ही नहीं आएगा। ओके, वर्ब पढ़ोगे तभी टेंस समझ में आता है, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही बनता है। तो जब तक V1 V2 V3 सब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको टेंस में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो टेंस वर्ब के बाद टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा इस बैच को ना बेवकूफ वाला बैच मत बनाओ, सिलेक्शन वाला बैच बनाए। फ्लो का मतलब होता है बहना, और ओवरफ्लो का मतलब है ओवर, जरूरत से ज्यादा बह रहा है। जैसे आपके घर का जो टैंक है, पानी का टंकी पूरा भर जाता है तो पानी ऊपर से गिरने लगता है तो ओवरफ्लो करता है। जब नदी में अभी जाओगे तो नदी फ्लो करेगा, पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन जब बारिश होती है, बाढ़ आ जाता है, तो नदी ओवरफ्लो करना होता है जरूरत से ज्यादा। ओके, तो ओवरफ्लो का मतलब है जरूरत से ज्यादा। वैसे भी उन पर मैं ध्यान थोड़ी दे रही हूँ, उनको शांत करने के लिए ना थोड़ा सा उनको टारगेट किया है, उनके बोलने पे मैं थोड़ी कुछ करूँगी।
और इतना जान लो, मेरा नेचर है, मुझे लाख कुछ भी बोलो, आई एम अ वेरी इनडिफरेंट पर्सन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस कोई जेन्युइन डाउट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टारगेट कर देती हूँ कि आने वाले 2-3 क्लास तक साइलेंट मोड में चला जाए, अभी बहुत वाइब्रेट कर रहा है। तो ये फ्लाई और फ्लो सही हो गया। ओके, ये हो गया फ्लोड और फ्लोड। और कभी कभी ना ऐसा भी आता है, ही, ये सब ध्यान से सुना करो, बात को सुना करो, हाउ टाइम फ्लाइज। और ऐसा भी आता है ही फ्ल्यू या फ्लोड इनटू रेज। ये सब चीजों को रेज का मतलब है गुस्सा। ये एक फ्रेज है, इडियम और फ्रेजेस जो होते हैं ना, इसको आप बदल नहीं सकते, वो उसी वर्ड से बना हुआ है। जैसे 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, तो आप बोलोगे मैम 8-3-11 होता है। अरे 8-3 नहीं कर सकते हैं, वो मुहावरे 9-2 के साथ ही बना हुआ है। तो वही फ्ल्यू इनटू रेज, इसका मतलब है उड़ने का सेंस में नहीं है। फ्ल्यू इनटू रेज का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, तो इस वर्ड के साथ, फ्ल्यू वर्ड के साथ बना है। ओके, फ्ल्यू वर्ड, फ्लोड के साथ नहीं है, फ्लोड नहीं होगा, बहा नहीं, बहने का सेंस नहीं है। ही फ्ल्यू इनटू रेज। जैसे अगर वो हर दिन गुस्सा होता है, जैसे जैसे मैंने लिखा दे फ्लाई, तो यहाँ उड़ने का सेंस नहीं, दे फ्लाई इनटू रेज, मतलब हर दिन गुस्सा हो जाते हैं। अगर पास्ट टेंस है तो फ्लाई का पास्ट फ्लोड तो नहीं होता, दे फ्ल्यू इनटू रेज। तो ये जो रेज है ना, वो ये एक मुहावरे हैं, एक फ्रेज है जो फ्लाई और फ्ल्यू के साथ ही बना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ उड़ने का सेंस कहाँ जा रहा है, गुस्से में उड़ गया है। अरे ये मतलब गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, तो उस सेंस में बना। फ्लो फ्लाइड मत लगाना, फ्लोन वाला मत लगाना, फ्लोट के साथ नहीं बना। ओके, आगे बढ़े। ये हो गया, कम वाला हो गया। अब आ जाओ कास्ट। ये देखो, ये चारों को याद रखना, ये जाति वाला कास्ट नहीं है। एक जाति है ना, धर्म और जाति वाला कास्ट ये है, CASTE। और ये जाति वाला कास्ट इज अ नाउन, और नाउन का V1 V2 V3 नहीं बनता है, वर्ब का बनता है। कास्ट का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो वोट डालना, आप जाते हो वोट डालने, वोट डालना। और किसी हीरो, किसी मूवी में किसी हीरो को कास्ट किया गया, ओके, मूवी में किसी हीरो को प्रेजेंट किया गया, रोल दिया गया, तो कास्ट का जो भी मतलब हो, मेटल्स वगैरह को भी कास्ट किया जाता है। अगर आपने कल वोट डाला ना, एग्जाम में ऐसा करेंगे, ED लगा देंगे, कास्टेड, जो कि गलत है। जैसे आप बोलोगे कि मैम मैंने तो कल वोट डाला, तो मैं ये लगा सकती हूँ ना, आई कास्टेड माई वोट येस्टरडे। कास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं, देर इज नो सच वर्ड लाइक। आप आज वोट डाल रहे हो, 4 दिन बाद भी डालोगे, या कल भी डाला, बीता हुआ कल, उसमें ED नहीं लगता है, तो उसमें कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। कल भी वोट डाला ना तो कास्ट होगा। ठीक है, एक कास्ट का मतलब है रोल देना, तो कास्टेड को एग्जाम में ED लगा देंगे, इसमें जैसे ED लगा के दे देंगे। टेलीकास्टेड में भी ED लगा के दे देंगे। फोरकास्टेड में तो कुछ ED VD नहीं होता है। अगर ब्रॉडकास्ट, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया गया या टेलीविजन पे प्रसारण किया गया, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, टू टेल फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। से वेदर फोरकास्ट होता है ना, वेदर की भविष्यवाणी की जाती है, तो इसमें ED नहीं लगाना। एग्जाम में ब्रॉडकास्टेड लगा देंगे, टेलीकास्टेड लगा देंगे, फोरकास्टेड लगा देंगे, बट तीनों सेम होता है, कास्ट कास्ट कास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, सब फॉर्म्स इसका सेम होता है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, मेटल्स वगैरह को कास्ट किया जाता है, जैसे द न्यूज या द प्रोग्राम लिख लो, द प्रोग्राम वॉज telecasted yesterday,
कल इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट हुआ, तो आपको लगेगा जो काम कल हुआ उसमें ईडी लगा के पास्ट करेंगे, बट टेलीकास्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। इसका प्रेजेंट V1 V2 V3 सब सेम होगा। द प्रोग्राम विल बी, अगर ऐसा भी रहता ना, ये तो कल हो चुका है, अगर फ्यूचर में होने वाला रहता तो ऐसा भी लगा के दे सकते थे, द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड टुमारो। ठीक है, ईडी लगा, कल प्रोग्राम का सीधा प्रसारण होगा, तो यहां भी ईडी मत लगाना। टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता है। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, कास्टेड लगा देंगे, गलत। अब आ जाओ स्ले वाला चलते, पहले इसको कॉपी करते जाइए फटाफट। इसका B4 बन जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग फोरकास्टिंग बनता है आईएनजी बनता है, हर वर्ब का आईएनजी बनता है, बट कहाँ नहीं बनता है, जब स्टेटिव वर्ब। पॉडकास्ट में भी मत लगाना, बैठा के बुला के इंटरव्यू लिया जाता है, पॉडकास्ट में भी मत लगाना। ओके, स्ले वाला, हाँ आप स्ले वाला करवाती हूँ। ज्यादा क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछिए, जब डाउट हो तभी पूछिए। स्ले, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, किसी को किल करना, तलवार वगैरह से कत्ल करना, मार देना। स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है, और इसका V3 स्लेन होता है। स्लेन स्लेन V5 सबका होता होगा, V5 तो सबका ही है, तो स्लेज लगाओ। दे है तो स्ले, एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो आप लोग जबकि मैंने V1 और V5 में डिफरेंस बता दिया है, फिर भी पूछे जा रहे हो। ही है तो स्लेज और दे है तो स्ले। अब एग्जाम में ऐसा लगा देंगे, ही स्लीव्ड द हंटर, उसने शिकारी को मार डाला। गलत है, ये जो स्लीव है, ये स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस है। ठीक है, ये स्लीव अपने आप में पास्ट टेंस है, तो फिर इसमें ईडी लगा के पास्ट टेंस क्यों करोगे? क्योंकि ये तो अपने आप में पास्ट है, तो ईडी मत लगाओ। ये मत समझना ना कि ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट स्लीव्ड होगा और इसका V3 स्लेन होगा, नहीं, ये अपने आप में पास्ट टेंस है, तो ईडी नहीं लगाओगे। जिसका प्रेजेंट स्ले होता है, स्ले स्लीव स्लेन। टीवी पे टेलीकास्ट होता है, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता है। अभी मैं, रुको, एक दूसरे का कमेंट ही नहीं देख पाए। ऐसा सेट करती हूँ ना मैं अपने कमेंट बॉक्स को, परसों से ऐसा सेट करती हूँ कि मैं सिर्फ आपका कमेंट देख पाऊँ। मतलब आपका कमेंट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाते वक्त डाउट आता है। वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ भी कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों के बीच में डाउट्स आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। कल से मैं ऐसा सेट करती हूँ ना कि आप लोग एक दूसरे का कमेंट ही नहीं देख पाओगे, सिर्फ मैं आपका कमेंट देख पाऊंगी। ओके,
ऐसा भी आ सकता है। कभी कभी पैसिव में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, पैसिव में याद रखना, पैसिव में अभी मैं एक्टिव पैसिव भी थोड़ा बहुत आपको करवाऊंगी, लेकिन याद रखना जब भी हम पैसिव बनाते हैं ना, तो पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ऐसा लगा दिया मैंने, ही हैज बीन। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं, हाँ, ही स्लेड द हंटर, इसने शिकारी को मार डाला। स्लेड वर्ड नहीं होता है, ठीक है। स्ले में ईडी लगा के पास्ट टेंस नहीं बनाओगे, ओके, आप स्लीव लगाओगे। ये तो कभी कभी स्ले का पास्ट टेंस स्लेड लगा देते हैं, जो कि गलत है, स्लीव होगा। कभी कभी ऐसा भी पेपर में दे देते हैं स्लीव्ड, जो कि गलत है, स्लीव ही होगा, क्योंकि स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस। ओके, ओके। और हाँ, ये हो गया। और कभी कभी सेंटेंस पैसिव में आ जाता है, ही हैज बीन स्लीव बाय द हंटर, हंटर के द्वारा उसकी कत्ल की गई है। बाय लगा है ना, ओके। ही ने कोई काम नहीं किया, शिकारी ने आके उसको मार डाला, बाय लग गया है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, स्लेन। स्लेन होगा, स्लेन, स्लीव नहीं होगा। कल आपकी छुट्टी है, तो आप अपना जो भी छुटा हुआ है, खास करके वो बच्चे जो लेट से क्लास को ज्वाइन किए, जो भी छुटा हुआ है उसको रिवाइज कर लेना। इतना ज्यादा कमेंट्स ना मैंने इसी बैच में देखा है, ठीक है। इस बैच को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अचीवर 1 पढ़ाया, अचीवर 2 पढ़ाया, अचीवर 3 पढ़ाया, अचीवर 4 पढ़ाया, 5 में ही कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। तो स्ले वाला हो गया, ठीक है। स्ले वाला का क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा बता दिया। अब हैंग वाला बताती हूँ, ठीक है। हैंग वाला आप लिखो पहले। एक हैंग का मतलब होता है प्रिजनर, मतलब कैदी को। एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। फांसी देने का V2 हैंग्ड होगा, और उसका V3 भी हैंग्ड होगा। और एक है कपड़े वगैरह लटकाना, दीवार पे फोटो लटकाना, ओके। लिख लो, हिंदी में लिख लो, कपड़े वगैरह टांगना, कपड़े लटकाना, हैंग करना। कोई लैंप वगैरह को हैंग कर रहे हो, तो उसका होगा हंग और हंग। बफरिंग हो रहा है आज, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है क्लास में। यहीं पे खत्म करती हूँ आज, जबकि देखती हूँ क्लास खत्म होने के बाद क्या दिक्कत है। इतने सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा आज क्लास में। यही करके खत्म करती हूँ, ठीक है। ये वाला हम लोग परसों करेंगे। ये वाला पहले लिखो, कपड़े वगैरह को हैंग करना में हंग लगाना, और फांसी वाला में हैंग्ड टिल डेथ। हंग टिल डेथ नहीं होता। बफरिंग हो रहा है, क्लास के बाद में दिखवाती हूँ उसको। अभी नीचे वाला मत लिखिएगा, नीचे वाला मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी, पहले मेरे को एग्जाम्पल दे देने दीजिए।
चलो एग्जाम्पल नोट करना है। ओके हाँ, तो यही करके खत्म करती हूँ, आज दिक्कत हो रही है थोड़ा, वैसे भी टाइम भी हो गया। द प्रिजनर हैज बीन, प्रिजनर को देखो, ये भी V3, हैज हैव हैड के बाद ये भी V3 है और ये भी V3, ये दोनों V3, और यहाँ पे हैंग का एक V2 हंग भी होता है और एक ये भी होता है। तो कैदी को फांसी दी गई है, और फांसी देने के सेंस में ये तो कपड़े फोटो का वाला का है ना, फांसी देने के सेंस में ये, और यहाँ पे रस्सी में कपड़ों को लटकाया गया, फांसी तो नहीं दी गई है, कपड़े लटकाए गए। अब उसने लैंप को, ओके लैंप है, उसको हैंग किया, फांसी तो नहीं दिया। अब यहाँ पे मीनिंग थोड़ा अलग आ रहा है, उसने, उसका मुंह लटक गया शर्मिंदगी में, ही हैंग्ड हिज फेस इन शेम, उसने शर्मिंदगी से फांसी नहीं लगाया, शर्मिंदगी से उसका मुंह लटक गया, तो ही हंग हिज फेस, हंग, हैंग्ड नहीं हो। ओके तो यही तक रखते हैं। he hung his face, फांसी का सेंस नहीं है, शर्मिंदा होकर मुंह लटका लिया। कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों मिलेंगे ना, तो बेयर और बेयर, अभी B1 B2 करवाऊंगी, अभी भी बहुत सारा B1 B2 है, 60-70 है जितना मैं करवा दे रही हूँ, उसके अलावा आपको नहीं करना है, उतने ही अच्छे से कर लीजिए।